गल हाँ किया नहीं नहीं, वो कीजिए, तो गर्म लगातार पानी, कर रहे हैं। गर्म पानी जी पीते जी रहें जी बीच में। जी जी, लगातार वही कर रहे हैं। हाँ, साथियों को आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो, हाँ, आवाज आ रही शंकर भाई? हेलो, आवाज आ रही है। ठीक है। सभी साथियों को जिंदाबाद। ये परीक्षा के गुजरने के बाद हमने बात की थी, जिसमें से आज की राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय किसान महासभा AIKM के रवि चोपड़ा जी PSI से, बीजू नेगी जी बीच बचाओ आंदोलन से, मल्लिका वाजिबदार मैं शंकर भाई से चाहूंगा कि इस पे विस्तार से इसका परिचय आप दें कि क्या किन मुद्दों को लेकर, क्या इसके पीछे की सोच हमारी है, तो सबके सामने रखें शंकर भाई। शंकर भाई आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो, हेलो, हाँ, तो शंकर भाई आप शुरू करें, आप इसका परिचय रखिए। अगर आपकी माइक में दिक्कत हो रही है तो मैं रवि चोपड़ा जी से चाहूंगा कि वो खेती और किसानी और जो ये आंदोलन, अभी 3 कानून आए हैं उन पर
अपनी बात रखें। तो मैं शुरू करूं कि शंकर? जी, आप कीजिए। आप कीजिए रवि जी, आप कीजिए। हेलो, आप कीजिए शुरू। बड़ी दिक्कत हो रही है। एक मिनट। शंकर फिर वही शोर होने लगा तुम्हारे पीछे से। हैं? ये लड़का काम अच्छा करता है। हैं? ये लड़का रॉकी ना क्या फिर? काम थोड़ा ठीक ठाक कर रहा है। लड़का साफ ही करना कौन लड़का? शंकर लड़का भाई, है? रॉकी। अच्छा हाँ, तो इसको मैं मैं बुला चाह लेता रहा हूँ हूँ बीच बीच में। कि रवि जी से शुरुआत करवा देते हैं। खेती और मेरे साथ ही किसानी काम को कर रहा है लेकर तो प्रश्न हम जो क्या हमारा कर रहा है। हाँ हाँ, नहीं का वो एक मुद्दा है मिनट आज का। मैं देखूंगा उसे फिर एक बार फिर बात हेलो, करूँ। और सब आपस में हाँ ठीक है। हेलो, सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी अच्छा, मैं बीस जी, मैं आप आज तक शुरू से करता करता हूँ। हूँ अब। हाँ रवि, मैं मेरा सिर्फ आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही रवि? रवि, आप मुझे सुन पा बिल्कुल रहे हैं? सुनाई दे रही है तो जी। मैं ये चाहूंगा कि अपने अनुभवों से फिर बाकी लोग भी, हमारे बीजू भाई हैं, पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं, मैं ये जो हम लोग जो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर पहाड़ में खेती किसानी की ये स्थिति क्या क्यों हो गई अभी? इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है वहां दिल्ली में, और हमारे किसानों में कोई सरगर्मी ही नहीं है असल में। हमारी एक चर्चा की पूरी एक श्रृंखला है, और जो है जिसमें कई मुद्दे थे उसमें, तो मैंने कहा पहला मुद्दा हम, क्योंकि ये अब के सबसे ताजा इशू है, तो हमने कहा इसी पर से बातचीत शुरू करते हैं। और ये हम ये जानना चाह रहे थे कि पहाड़ में खेती किसानी इतनी अलाभकर क्यों है? क्यों आज हमारा किसान सिर्फ नाम मात्र का किसान रह गया है और खेती से लोग दूर भाग रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? यहां से आप शुरू करेंगे, बाकी तो खैर आप बोलने के लिए आजाद हैं, आपका जितना ज्ञान है कुछ हिस्सा हमको ही मिल जाएगा। ठीक है, मैं दो दो भाग में बोलूंगा। पहला भाग है संक्षिप्त में आजादी के समय से लेकर आज तक खेती और किसानी की क्या हालत हुई है, वो संक्षिप्त में। उसके बाद जो 3 कानून हैं और उनसे क्या क्या शंकाएं पैदा हुई हैं, क्या नतीजे हो सकते हैं। और राजीव भाई, मैं पूर्ण रूप से आपकी बात से सहमत नहीं हूं। जहां तक मेरी जानकारी है तो तराई के क्षेत्र से शायद 1,500-2,000 किसान तो दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे आज या कल।
लेकिन पहाड़ के क्षेत्र से मुझे लगता है किसान शायद संगठित नहीं है, तो वो पहुंचे नहीं है। आजादी के समय उत्तराखंड, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र था, और यहाँ पर जो कृषि थी उसको आप कहिए कि एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम था, जहाँ जंगल, पशु, पानी और घरेलू श्रम मिलकर जमीन पर उत्पादन कर रहे थे। आजादी के बाद जो देश में विकास का मॉडल हम लोगों ने अपनाया, उसमें औद्योगिकरण को केंद्र बिंदु बनाया। तो हिमालयी राज्यों के लिए वहां कोई स्थान नहीं था, इसलिए हिमालयी राज्यों में नाम मात्र इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ होगा, और नतीजा ये हुआ कि हिमालयी क्षेत्रों से लोग पलायन करके शहरों में पहुंचे, जो कि सरकार चाहती थी, ताकि जो श्रमिक के वेतन हैं वो कम रहें, और भारत के जो उत्पाद है, औद्योगिक उत्पाद है, उसका दुनिया के बाजार में कीमत कम हो और बिक्री ज्यादा हो। यहाँ पर परिस्थिति ये हुई कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जो राज्य का नियंत्रण था जंगलों के ऊपर, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। हमारे यहाँ जो एक विशेष व्यवस्था थी वन पंचायतों की, उनको कमजोर कर दिया गया। आप सब जानते हो, जो 2005 में तोलिया जी ने परिवर्तन किए, और यहाँ के जंगलों की गुणवत्ता और घनत्व दोनों कम हुए। उसका नतीजा ये था कि चारे की उपलब्धता कम हुई। चारे की उपलब्धता कम हुई तो उत्पादन या उत्पादकता भी कम हुई खेती की, और जब उत्पादकता कम हुई और पूरे 12 मासी अनाज नहीं मिल रहा है परिवार को, तो पुरुष लोग यहाँ से भारी मात्रा में पलायन करना शुरू किए। जब पुरुष पलायन करते हैं तो खेती का बोझ पूरा महिलाओं के ऊपर आ गया। अब महिलाओं के पास और भी काम है, घर बार भी देखना है, तो अपना बोझ, रोजाना बोझ हल्का करने के लिए उन्होंने अपने पशु कम कर दिए। पशु कम कर दिए तो फिर गोबर कम हुआ, गोबर कम हुआ तो और उत्पादकता घटी। तो इस तरह से परिस्थिति आज की तारीख में ये है कि अभी भी हमारा जो 9 जिले पूर्ण रूप से पहाड़ी जिले हैं, वहां पर मेरे अंदाजन से लगभग 60 से 70% वर्कफोर्स जो है वो खेती के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें से लगभग 50% जो है वो तो खुद किसानी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि पूरे राज्य भर का आंकड़ा देखें, मतलब तराई और पहाड़ को मिला भी दें, तो दोनों हिस्सों को मिलाकर कृषि is only 10% of the gross state domestic product। मतलब जो पूरी आमदनी है इस राज्य की, 50% परिवार, यूं समझिए कि 50% परिवार, उनकी आमदनी इज ओनली 10% ऑफ द स्टेट टोटल। और अब आप समझोगे कि गरीबी क्यों है और कैसी है। अब 3 कानून। पहला कानून जो है वो है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। ये कहता है कि अगर कोई लाइसेंसधारी व्यक्ति या कंपनी हो तो वो भी कृषि उत्पाद को मंडी के बाहर खरीद सकती है। अब कहा तो ये जाता है कि देखिए, हमने सब खोल दिया है, किसान जहां चाहे, जहां उसको ज्यादा दाम मिल रहा है वहां जाकर बेचें। लेकिन इसमें जो किसान का जो भय है वो ये है कि अभी तक सरकार काफी भारी मात्रा में खास तौर पर अनाज खरीद रही थी, धान और गेहूं, किसानों से।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। लेकिन अब परिस्थिति ये होगी कि धीरे धीरे सरकार अपनी खरीद कम करेगी और किसान जो होगा वो प्राइवेट कंपनियों और ट्रेडर्स पर निर्भर हो जाएंगे। अब यही तो हुआ है अभी तक। चाहे आप अपनी स्कूलों की हालत देख लें कि सरकार पीछे हट गई और प्राइवेट स्कूल बढ़ गए। आप अस्पतालों की परिस्थिति देखिए, आप अपने टेलीकॉम को देखिए, बीएसएनएल की क्या हालत है आज। तो वही व्यवस्था यहां भी हो सकती है, यही तो डर है किसान को। तो मुझे लगता है कि फिर कंपनियां जो हैं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं देंगी। इसीलिए किसान कह रहे हैं कि ये आप कानून में लिखिए। अब इसका जो मुख्य असर होगा, मुझे लगता है हमारे राज्य में इसका मुख्य असर होगा तराई क्षेत्र के जो किसान हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनका 70 से 80% उत्पाद जो है वो मंडियों द्वारा बिकता है या फिर प्राइवेट ट्रेडर को वो बेचेंगे। दूसरा कानून जो है वो कहने को तो कृषक को सशक्त और संरक्षण के लिए है। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम। अब ये क्या कह रहा है कि किसान किसी व्यक्ति या कंपनी के साथ आपस में तय कीमत पर कॉन्ट्रैक्ट खेती कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अनुमति दे रहा है पूरे देश में। और इसका मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया है इसका, लेकिन मुझे एक चिंता नजर आ रही है। वो ये है कि पहाड़ के क्षेत्र में जो एक नतीजा ये हो सकता है कि कंपनियां जो हैं किसानों से बात करें, परिवारों से बात करें, कहें आपसे उत्पादन नहीं हो रहा है, आप हमें ये लीज पे दे दीजिए और हम आपको ये इतने दाम पर आपका माल खरीद लेंगे। और धीरे धीरे वो जो भूमि है वो कंपनियों के हाथ में जा सकती है। मैं इसलिए भी ये बात कर रहा हूं क्योंकि इस कानून को मैं 2017 के जो मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट है उसके साथ देख रहा हूं। वो भी इसी तरह का है। पहली बार व्यवस्था बदल रही है भूमि के स्वामित्व की, और पहली बार ये हो रहा है उस बिल के अंतर्गत कि किसान अपनी जमीन लीज पर 100 साल की लीज पे दे देते हैं। अब भविष्य में क्या होगा कौन जाने। तो ये उसके साथ पढ़ा जाना चाहिए। और दूसरा, इसका शायद एक ऐसा भी प्रभाव हो सकता है, ये मेरी अपनी चिंता है, मुझे पता नहीं कि ये सत्य है या शायद शर्मा जी बेहतर बता पाएंगे, पर एक असर इसका ये हो सकता है कि ये जो समझौते हैं और करार है ये तो पुरुष कर देंगे, और फिर मजदूरी कौन करेगा, जो महिलाएं बाकी बच गई हैं वहां पर। तो एक नतीजा इसका ये भी है कि स्वतंत्र किसान की जगह ये नौकर बनेंगे। तीसरा जो है वो एक संशोधन है, पुराना एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, और तीसरा कानून जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन किया है कि इसके द्वारा अनाज, दाल, तेल, प्याज का उत्पादन जो है इसका खुला व्यापार हो सकता है। आपातकाल अगर ऐसा कोई समय, कोई क्राइसिस आता है, तब सरकार इस बिल को रोक सकती है, इसका लागू करना रोक सकती है, नहीं तो आम तौर पर ये बाजार खुल जाएगा। अब इसमें देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि सरकार खुद मान रही है कि निजी क्षेत्र पर लोक हित हेतु हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते। नहीं तो क्यों इमरजेंसी में कह रहे हैं कि इमरजेंसी के समय
ये एक्ट हम शायद लागू ना करें। अब इस कानून का जो असर होगा वो न केवल कृषकों के ऊपर होगा लेकिन पूरे समाज के ऊपर होगा। और वो कैसे होगा, मैं आपको 1.5-2 मिनट का एक वीडियो दिखा रहा हूं। शायद आप लोगों ने पहले देखा भी होगा, लेकिन फिर से देख लीजिए इसे, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। है ना? नहीं, यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? जस्ट क्लिक हियर, शेयर कर दो। पहले नाम बताइए। दो मिनट तो वैसे ही हो गए। हो गए बस। तो मेरा वक्तव्य भी इसके साथ समाप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद रवि। और बिजू भाई हैं, बिजू भाई मैं आपसे जो रवि से जो सवाल मैंने किया था वही मैं आपसे भी करना चाहूंगा, क्योंकि आप बीज बचाओ आंदोलन से जुड़े। मेरी आवाज सुन रहे हैं बिजू भाई? हाँ सुन। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों, मतलब जो हमारा जो हम आप ये, हेलो, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? ठीक है। मैं ये कह रहा था जो असल में ये जो त्रिपन सिंह चौहान की स्मृति में जो हमने पूरी एक श्रृंखला रखी है, तो विभिन्न मुद्दे इसमें हैं, चाहे महिलाओं के मुद्दे हों, रोजगार के मुद्दे हों, शिक्षा के मुद्दे हों, पर्यावरण के मुद्दे हों, उन सब पर हम चर्चा करके कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। सिर्फ बातचीत ही ना हो, इसको हम कहीं एक दिशा की ओर ले जाएं, ये हमारी कोशिश होने वाली है। दिक्कत ये है आज शंकर का भी और विनोद का भी दोनों के इंटरनेट धोखा दे गए हैं। तो जो हमने ये, जैसे मैंने कहा कि हमने सबसे पहले किसानी का मुद्दा इसलिए रखा कि आज किसानी जो है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी है और बड़ा जन जागरण भी इस आंदोलन के बहाने हो रहा है। आप पर्वतीय खेती को किस तरह से देखते हैं? मतलब मेरा कहने मतलब, जैसे रवि ने बताया जंगल के साथ जोड़ते हुए कि जंगलों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने के बाद धीरे धीरे खेती से लोग विमुख होते गए और आज भले 50 या 60% लोग किसी न किसी रूप से गांव से जुड़े हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं, लेकिन उनका जो है सिर्फ 10% योगदान यहाँ की इकोनॉमी में है। तो इसी चीज को थोड़ा और आप स्पष्ट करेंगे आप अपने तरीके से, क्योंकि हमारा ये मानना है कि फिर हम दोबारा कैसे लोगों को इस ओर आने के लिए प्रेरित करें, या कौन से हम ऐसे
मुद्दे उठाएं जिसको लेके हम फिर व्यापक एक बातचीत जनता के बीच में, अपनी जनता के बीच में, जैसे यहाँ पर आज फिर रवि ने भी इस ओर संकेत किया है कि आज तराई और पहाड़ की खेती में एकदम फर्क दिखाई दे रहा है। आंदोलन के दौर में ये होता था कि हम उधम सिंह नगर और ये सब हमसे अलग दिखाई देते थे, आज वो बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। हमारा पहाड़ का किसान बिल्कुल चुप बैठा है, क्योंकि उसको जो है इस आंदोलन का मैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है उसे क्या करना चाहिए। तो मैं इस तरह से आपके विचार जानना चाहता हूँ, पहाड़ की आज की खेती ये यहाँ तक हम कैसे पहुंचे और फिर कैसे हम एक अच्छे किसानी को लेकर किसी अच्छे भविष्य की ओर हम आगे जाएं। धन्यवाद राजीव। मुझे लगता है कि जैसे आपका रवि से भी सवाल था कि इसमें पहाड़ के किसान नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, और जो अभी भी आपके सवाल से जुड़ा हुआ है, हम ये भी मानते हैं कि मीडिया जो किसानों का आंदोलन है, हमारा उसको समर्थन पूरा है, लेकिन जिस तरह ये मीडिया में पेश किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सवाल सिर्फ एमएसपी का है। बाकी तीन है मुद्दे, पूरे बड़े बड़े मुद्दे हैं। जैसे रवि ने कहा कि वो जमीन से मुद्दा जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा सिर्फ पहाड़ का ही नहीं, लेकिन बाकी अन्य लोग जिनको हम उपभोक्ता कह सकते हैं या जो आम लोग हैं, वो इससे क्यों नहीं जुड़े हैं? क्योंकि वो तो उनके खाने का भी सवाल है ना। मजदूरों की भी इसमें समस्या है, लेकिन उसमें जोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो प्रस्तुत इस तरह से किया गया है कि जैसे सिर्फ एमएसपी का सवाल है, और छोटे किसानों के लिए एमएसपी कोई बहुत मायना नहीं रखता है। हालांकि जो मेरी समझ में ये जो तीनों बिल हैं, ये छोटे किसानों को बहुत प्रभावित करते हैं, जैसे रवि ने भी बताया, और अंततः ये आम लोगों को भी प्रभावित करते हैं कि मतलब हमारा पीडीएस कहाँ जाएगा इसके बाद, जो हमारे स्कूलों में बच्चों को भोजन मिलता है वो कहाँ जाएगा इसके बाद। तो बहरहाल ये बात है। पहाड़ की खेती में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को याद होगा तो मुझे तो याद है कि हमारे अपने, मैं पौड़ी का हूँ, हमारे अपने यहाँ 1960 के दशक तक ढाकर चलती थी। ढाकर मतलब कि आपका जब फसल कटा तो आपने 6-7 महीने के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से अनाज रखा, और जो आपका सरप्लस होता था उसको लेकर आप नीचे मैदानों में जाते थे, है ना। हमारी तरफ से कोटद्वार जाते थे या रामनगर जाते थे, और वहां से हम सिर्फ 3 चीजें लाते थे: चीनी या गुड़, नमक और थोड़ा कपड़ा। तो आप ये समझिए कि इसके अलावा सब कुछ माने सब कुछ हम अपने आप उगा रहे थे और उसका वो कर रहे थे। तो ये जरूर चिंता की बात है कि ये कैसे इस तरह हो गया कि हमने अभी 10 साल पहले एक सर्वे किया था ऋषिकेश से बद्रीनाथ और ऋषिकेश से केदारनाथ वाले रूट पर, तो 98% चीजें जो मिल रही थी वो बाहर की थी। हार्डली 2 से 3% चीजें हम मतलब जगह जगह दुकानों पे सामान उठा रहे थे, थोड़ा थोड़ा 1 पाव ले लिया, 100 ग्राम ले लिया, ये देख रहे थे। 98%, 97%, 98% सामान बाहर का था और हमारा अपना सामान कुछ नहीं था। तो ये हमारी हालत हुई है। ये सरकार का जरूर एक इसमें हाथ तो रहा है, लेकिन सीधे के अलावा भी अन्य जरियों भी रहा है। शिक्षा एक जरिया रहा है कि कैसे हमारी खेती छूटी है। हमारे यहाँ बच्चा 10 क्लास पढ़ता है, वो लगता है मैं तो अब इस गांव से बाहर के लिए ही हो गया हूँ, वो खेती नहीं करना चाहता है। और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि हमने भी इसको हो जाने दिया है। मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा कारण यह रहा है कि पहाड़ की खेती सामाजिकता पर निर्भर थी। रवि ने कहा जैसे जंगल जमीन इससे जुड़े हैं, पानी इससे जुड़ा है, पशु इससे जुड़ा है, लेकिन स्वयं समाज में सब एक सामूहिकता में खेती करते थे। लेकिन जब जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार टूट करके एकल परिवार बनने लगे, तो तब ये प्रथा हमारी खेती पर इसका प्रभाव पड़ा। 10 हाथ जो एक खेत में कर लेते हैं वो एक हाथ नहीं कर पाता है ना। और फिर शिक्षा के जरिए पहले पुरुष गए, धीरे धीरे उनका अपनी पत्नी और बच्चे भी चले गए।
तो और स्थिति ऐसे हो गई कि अभी जो बच्चे जो वापस आए इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, इसमें कई लोग बोलते हैं कि हमें तो अब खेती आती ही नहीं, है ना? तो ये स्थिति इसलिए भी हुई है मेरी समझ में कि हमने अपनी सामूहिकता खो दी है, जो हमारी खेती का एक बहुत बड़ा हमारे पीछे एक उसकी स्ट्रेंथ थी, उसकी ताकत थी। वही हमारी विविधता भी इसमें देती थी और वो हमारी सामाजिकता भी देती। और इतना ही नहीं, मैं तो ये भी कहूँगा कि वो हमारे जीवन को निर्धारित भी करती थी। ये पता नहीं आप लोग इसको किस तरह लेंगे, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि चिपको आंदोलन था वो मात्र जंगल बचाने का आंदोलन नहीं था। वो अपने जीवन को बचाने का आंदोलन था और अपना जीवन मतलब अपनी खेती को बचाने का आंदोलन था। इसी तरह जो पानी के लिए जो संघर्ष होते हैं गाँव के स्तर पे, वो सिर्फ़ पानी को वैसे पर से बचाने की ज़रूरत नहीं होते हैं, बल्कि क्योंकि वो हमारे जीवन और हमारी खेती से जुड़े हैं, इसलिए हम उनको बचाने की कोशिश करते हैं। है ना? तो ये सामूहिकता टूटी है। आपने अगर देखा होगा कि जब से न्यूक्लियर फैमिली हुई है, जब से हमारे यहाँ खेती कम हुई है, लोग खेती कम करने लगे हैं, हमारे यहाँ साहित्य ही नहीं तैयार हो रहा है। कोई मुझे पिछले 5, 10, 15 सालों में कोई नया गाँव से उठा हुआ गीत नहीं कभी सुनाई देता। कोई कहानी नहीं सुनाई देती, है ना? कोई कविता नहीं सुनाई देती, है ना? तो और कोई जो मुहावरे भी अब कोई नया कोई नहीं सुनाई देते, क्योंकि अब हम जो जो खेती पे वो हमारे पूरे जीवन को एक निर्धारित करती थी, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग कई बार हम लोग कहते हैं कि हमें खेती को बचाने की ज़रूरत उतनी नहीं है, जितना हमें कम्युनिटी रिवाइवल की बात करनी है ना? और इसलिए इसलिए मैं बहुत हद तक जो एनजीओज़ आजकल कर रहे हैं, उसका भी मैं बहुत समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि उन्होंने खेती को मात्र आजीविका बना दिया है ना? ये हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक ज़रूरी चीज़ हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम उन्हीं पचड़ों में पड़ रहे हैं, हम उन्हीं लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बाकी खेती या जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर की वजह से जो हम शिकार हुए हैं जिसका, हम उसी उसमें पड़ रहे हैं, इसको सिर्फ़ एक लाइवलीहुड बनाने का, है ना? और और ये मैं जो अब तथाकथित जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, मैं उसमें भी ये देख रहा हूँ कि जो लोगों के हाथ में होना चाहिए था, वो अब धीरे-धीरे ये पूरा कंपनियों के हाथ में चला गया है। क्योंकि हम सिर्फ़ इसको एक आजीविका के तौर पे देख रहे हैं। ये हमारे हमारे समाज का एक केंद्रीय बिंदु नहीं बन पा रहा है और हम कैसे इसको बना सकते हैं, कैसे हम खेती को बचाने की जगह कम्युनिटी को रिवाइव कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक पीछे की एक बात पे ज़रूर जाऊँगा वापस कि जो हरित क्रांति की जो बात होती है जिसका प्रभाव पहाड़ों पे भी पड़ा है और अगर आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद हमें क्यों ये अनाज की ज़रूरत पड़ी, है ना? बंगाल का फैमिन जो 1942, 43, 44 का था, वो कैसे हुआ है? अगर हम थोड़ा-सा इतिहास टटोलें, तो हमें ये भी दिखेगा कि अंग्रेज़ों के 200 साल के राज्य में 25-30 बार अकाल पड़े हैं, जबकि उसके पीछे के हज़ारों साल के इतिहास में हो सकता है हमें उस तरह का डॉक्यूमेंटेशन ना हुआ हो तब भी, लेकिन स्थानीय इतिहास के तौर पे भी उससे पहले उतने अकाल नहीं होते हैं। क्योंकि हम सब लोग समझते हैं कि अकाल एक फ़िज़िकल वो ना होकर के एक मैनेजमेंट इश्यू है ना? और बंगाल फैमिन में तो ये बहुत ही प्रचलित था कि कैसे एक जहाज जिसको बंगाल फैमिन के टाइम पे भी जो किसानों पे लेवी लगाई जाती थी, वो लेवी कम नहीं करी गई और लोगों ने वो दी, वो लेवी, किसानों ने वो लेवी भरी और एक अनाज जो ऑस्ट्रेलिया से जहाज से चलकर भारत में आना था, इस फैमिन से सुलटने के लिए, उसको चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो भी बैटल एरिया थे, उस तरफ उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। तो समस्या अब आप थोड़ा-सा ये देखिए कि उस समय समस्या भूखमरी थी, लेकिन समाधान दिया उत्पादन का। आप दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क करने की कोशिश करें कि समस्या भूखमरी थी, समाधान दिया उत्पादन का।
अब जब समाधान उत्पादन है तो उत्पादन में बड़े किसान होंगे, उत्पादन में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन इसके बावजूद आज हम भुखमरी के आज भी बहुत नीचे पायदान पे हम लोग खड़े हैं, है ना? तो हमें और हमने कभी इस पे सवाल ही नहीं किया। तो मुझे ये लगता है कि दरअसल हमें अधिक उत्पादन की जरूरत नहीं है। मैं इसको अगर थोड़ा सा और स्पष्ट करूं तो हमें कम लोगों द्वारा अधिक उत्पादन की जरूरत नहीं है, बल्कि अधिक लोगों द्वारा अधिक उत्पादन की जरूरत है। आज जब हम अगर कहते हैं कि 60-70% किसान हैं और अगर वो खेती करते हैं तो अपने लिए कुछ ना कुछ पैदा करते हैं। अगर हमारे 90% किसान जो खुद खेती करें तो वो एक 90% जनता की खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और वो 90% बाकी 10% के लिए करेगी। लेकिन अगर सिर्फ 10% ही हमारा 100% के लिए खाना करना चाहे तो वो एक बाजारीकरण का भी होगा और एक अगली बहुत बड़ी एक समस्या का भी बायस बनेगा। तो मैं पुनः इसी बात पे संक्षेप में यहीं पे थोड़ा सा खत्म करना चाहूंगा कि आज जो खेती किसानी का जो 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 आंदोलन चल रहा है, जो इस स्तर पे पहुंचा है, और बहुत अच्छी बात है कि एकमात्र किसान ही है जो इस तरह से खड़ा हो सकता था, बाकी कोई खड़ा नहीं हो पाया जिसने। और सच पूछो तो मुझे लगता है कि सरकार को इससे शौक हुआ है। वो बिल्कुल अचंभित सी हुई, उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसे वक्त में जब उन्होंने ये कानून पास किया, लेबर लॉ पास किए, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है पास किया, ऐसे में क्या जरूरत थी इस दौरान, लेकिन उन्होंने किया है क्योंकि शायद उनको ये था कि इस समय कोई आवाज नहीं उठाए पाएगा है। सब भय से हो चुके हैं, हम सब लोग डर चुके हैं। सोमवार बंद करना है तो हम बंद करते हैं, इतवार खोलना है तो हम खोलते हैं, हमें उठने को कहा जाएगा हम उठेंगे, हमें बैठने को कहा जाएगा हम बैठेंगे। सरकार को यही उम्मीद थी, लेकिन ये किसान ही कर सकता था कि वो दिल्ली के बॉर्डर पे वो बैठा हुआ है। तो मैं सिर्फ 2-3 चीजें दोबारा इसमें रिपीट करना चाहूंगा कि हम सिर्फ खेती की बात न करके कम्युनिटी को रिवाइव करने की बात पे सोचें कि हम कैसे इसको कम्युनिटी की रिवाइव कर सकते हैं, कैसे खेती हमारे जीवन के केंद्र में आ सकती है, कैसे वो हमारा साहित्य निर्माण कर सकती है, और किसान को, जिसको वैसे तो हम अन्नदाता कहते हैं लेकिन उसको अपना पायदान की तरह समझते हैं, कैसे हम उसको उस इज्जत के स्तर पे ला सकेंगे कि जहां उसको वो एक इज्जत मिल सके। तो कैसे हम और सामूहिकता, खेती की क्या एक सामूहिकता लाई जा सकती है, क्योंकि असल में जो मैं बात शुरू में कह रहा था कि हम सिर्फ 3 चीजें बाहर से लेते थे और बाकी सब होता था, तो इसके पीछे तो कितना बड़ा विज्ञान रहा होगा। लोगों ने कितना, किसानों ने सैकड़ों सालों तक कितना अन्वेषण किया होगा, फील्ड में जाके ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, नए बीज, हम लोग कहते हैं हमारे पास बीज बचाओ आंदोलन पे बहुत बड़ा वो तो नहीं है, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट कर पाए हैं, तो जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि चावल 300 हैं, होंगी तो इससे भी बहुत ज्यादा है उत्तराखंड में, लेकिन हमारे अपने डॉक्यूमेंटेशन में 300 के आसपास हैं। राजमा या छेमी जिसको कहते हैं उसको 250 से ऊपर हैं, इसी तरह और भी हैं। तो इन सब को बनाने में, सबको पैदा करने में और इन सबको एक समाज को चिर जीवन देने के लिए ये किसानों ने इसमें इनका ज्ञान भी रहा होगा और इनका विवेक भी रहा होगा। तो हमें ये समझना होगा कि हम किसानों को पुनः वो इज्जत कैसे दिला सकते हैं। आज वो शायद खेती इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी इज्जत बहुत कम है। तो मैं यहीं पर थोड़ी बात यहाँ पे खत्म करूंगा कि जरूर हम छोटे और बड़े किसानों में बटे हैं। जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है हमें लगता है वो बड़े किसानों का आंदोलन है, लेकिन अंततः वो छोटे किसानों को भी, जैसे रवि का, वो हमारी जमीन को प्रभाव करेगा। और जो आप हमारी पुरानी खेती में देखेंगे तो हमारे गांव के जो लोगों ने, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी मैनेजमेंट सिस्टम जो गांव का था, वो लोगों का द्वारा तैयार किया गया था। उसके पास जमीन नहीं भी होती थी, उसको भी भूखे नहीं होना पड़ता था, भूखे नहीं, उसको भी अनाज मिलता था। जो बर्तन थे उसको भी अनाज मिलता था, फल लगाते थे उनको भी अनाज मिलता था। तो मैं यहीं पर अपनी बात थोड़ी खत्म करूंगा।
धन्यवाद कि कैसे हम अपने समाज को रिवाइव करने की बात करें, एक सामूहिकता को, खेती में हम सामूहिकता को ला सकें तो तब शायद किसान खुद मालिक बन सके। हम खाद्य सुरक्षा की जगह खाद्य संप्रभुता पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजू भाई। और जिस तरह से रवि ने जंगल के साथ, प्रकृति के साथ जोड़ के खेती को देखा था, आपने सामाजिकता, सामूहिकता की उस पर बात करी और स्पष्ट किया। लेकिन फिर भी हमारा आगे, और अगर हमारा दूसरा राउंड फिर अगर चल सका दूसरे चरण में, कि हम कैसे इसके लिए कोई रणनीति बनाएं, कैसे जाएं, इस पर भी आप लोगों के हम विचार जानना चाहेंगे। इस बीच मल्लिका जुड़ गई है हमारे साथ। मल्लिका, आवाज आ रही है हमारी? मल्लिका, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, सबको नमस्कार। हाँ। मैं आपसे सबसे मुंशियारी से बात कर रही हूँ। हमारा इंटरनेट कनेक्शन काफी बुरा है। सबको नमस्कार। मैं अपना सॉरी, सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है, लेकिन अभी मैं तुमको फिर बुलाऊंगा क्योंकि तुम थोड़ी देर से आ पाई हो, तुम सुन नहीं पाई हो। मल्लिका, आवाज आ रही मेरी? आवाज तो आ रही है आप, पर आपकी बात टूट के आई है, तो बताइएगा क्या चाह रहे हैं आप? अभी मैं बोलूं या थोड़ी देर बाद? नहीं, अभी तुम थोड़ा रुक के बोलो, क्योंकि अभी तुमने सारे वक्ताओं को सुना नहीं। अभी सर रवि का तुम पूरा ही छोड़ दिया तुमने, अभी बिजू भाई को सुना। अब मैं बुलाना चाहता हूँ पुरुषोत्तम शर्मा जी को। पुरुषोत्तम शर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे कृपया। और ये मतलब आप जो है, मतलब इस किसान आंदोलन से तो बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ गए चीजों को। तो रवि ने जो कहा और बिजू भाई ने जो कहा, मतलब उसको आप कहाँ पर करेक्ट करना है, वो बात अपनी जगह। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आप आंदोलन से जुड़े हैं और दूसरी तरफ से आप पहाड़ी किसान है, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि इस चर्चा के माध्यम से हम खेती किसानी की समस्या को समझकर मूलतः पहाड़ में, और हम कैसे लोगों तक बात पैदा कर सके, क्या कैसी बात आगे ले जा सके, इस पर आपकी बात हम सुनना चाहें। जी, सब साथियों को नमस्कार। और एक तो भाई त्रिपेंद्र चौहान की याद में आपने इस सीरीज को शुरू किया है, तो इसके लिए चेतना आंदोलन का प्लेटफॉर्म जो है, काफी मैं आपको अभिनंदन करता हूं। आज खेती किसानी को लेकर के और किसान आंदोलन को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और मुझसे पूर्व जिन दो हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं, तो मुझे लगता है कि उससे जोड़ते हुए ही मैं कहूँगा कि एक तो जो पहाड़ की खेती है और आज का जो आंदोलन है, इस दोनों को अगर हम लोग देखें तो पहाड़ जो है, जब पूरा देश आंदोलन में है, और इस आंदोलन में देश के पर्वतीय क्षेत्र भी हैं। हमारे उत्तराखंड का पहाड़ उस तरीके से नहीं भी दिखता है, लेकिन हिमाचल में ये आंदोलन है, ये आंदोलन कश्मीर में है, ये आंदोलन त्रिपुरा में है, ये आंदोलन मणिपुर में है, ये आंदोलन असम में है। यानी कि ये जो हमारा जो हिमालयी रेंज है इस देश का, उसके कई राज्यों में लोग जो हैं किसान इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा आप लोगों को पता ही है कि उत्तराखंड की तराई से पहले दिन से ही किसान जो है इस आंदोलन में 26 नवंबर से ही किसान चल पड़े थे। और जो यहाँ गाजीपुर का बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर शुरुआत से ही 29 तारीख से ही, क्योंकि बीच में इनको यूपी में घुसने से रोका गया था शुरुआत में, लेकिन 29 को जब पहुंचे हैं यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर, तभी से उत्तराखंड के किसानों की इसमें भागीदारी कंटिन्यू है। लेकिन वो सिर्फ तराई क्षेत्र के किसानों की भागीदारी है, पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की भागीदारी इसमें नहीं है।
तो अगर हम लोग देखें पहाड़ की खेती को लेकर के जो बातें आई भी हैं, तो मुझे लगता है कि पहाड़ की जिस आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम लोग जानते थे, हालांकि वो बहुत पिछड़े किस्म की थी, बहुत पिछड़े किस्म के हमारे उत्पादन संबंध थे, लेकिन बावजूद इसके एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी और बहुत गरीबी में ही सही, लेकिन लोग अपने दिन गुजार लेते थे। लेकिन क्या होता है कि जब अंग्रेज यहाँ आए हैं, तो अंग्रेजों ने इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र को औद्योगिक कच्चे माल और खास करके रेल पटरियां बिछाने के लिए जो उनको लकड़ी चाहिए थी, कोयले जलाने के लिए जो उनको लकड़ी चाहिए थी बनाने के लिए, तो इसके लिए एक रिजर्व जोन के रूप में देखना शुरू किया। और दूसरी तरफ जो है बढ़ते औद्योगिकीकरण के लिए, बढ़ते शहरीकरण के लिए सस्ते श्रमिकों की सप्लाई के रूप में इस इलाके को देखा। तो मैं ये मानता हूँ कि अंग्रेजों ने कच्चे माल और सस्ते श्रम की सप्लाई के लिए हमारे पर्वतीय क्षेत्र को एक रिजर्व जोन बना करके रखा। और वो जो रिजर्व जोन इन दो कामों के लिए बनाने की बात थी, तो उसके लिए पहली जरूरत ये थी कि पहाड़ की जो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जिसमें हमारी खेती थी, जिसमें हमारा पशुपालन था, जिसमें हमारी ग्रामीण दस्तकारी थी, तो इसको जो है तबाह करना। ये जब तक तबाह नहीं होगी, तब तक जो है सस्ते श्रमिकों की सप्लाई का ये केंद्र नहीं बन सकता था। और हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे यही हुआ। जंगलों का जिस विस्तार की बात रवि जी ने की, वो सब इसी मकसद से हुआ और अंततः जो है हमारी खेती, हमारा पशुपालन, हमारी ग्रामीण दस्तकारी को काफी नुकसान हुआ और लोगों का जो है रोजगार के लिए बाहर पलायन होना शुरू हुआ। तो एक तो हमको ये देखना चाहिए। दूसरा ये देखना चाहिए कि जब देश आजाद हुआ, तो कम से कम आजाद भारत के अंदर ऐसी नीतियां बनती जिन नीतियों से पहाड़ की उस पुरानी जो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, खेती, पशुपालन, ग्रामीण दस्तकारी, उसको संरक्षित करने, उसको विकसित करने के लिए कोई नीतियां आती। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे जो नीति निर्माता थे, उन्होंने भी अंग्रेजों की तरह ही जो है इस इलाके को इसी तरीके से रिजर्व जोन बनाए रखा और उसी तरीके की नीतियों को यहाँ जारी रखा। 70 आते आते तक दुनिया बदल रही थी, औद्योगिकीकरण बढ़ गया था, शहरीकरण बढ़ गया था और पर्यावरण संरक्षण का सवाल दुनिया के एजेंडे में जो है आना शुरू हुआ। और बढ़ते शहरीकरण और बढ़ते औद्योगिकीकरण के लिए जो है बिजली की बड़े पैमाने पर जरूरत थी। तो उसके बाद जो पॉलिसियां बनी हैं हमारे शासक वर्गों ने इस पूरे इलाके को, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण और बिजली की सप्लाई, बिजली के उत्पादन को जो है जो कि बड़े शहरों की जरूरत थी ज्यादा से ज्यादा, तो उसके लिए इसको रिजर्व जोन बनाने की पूरी नीतियां जो हैं विकसित की और उसी दिशा में पहाड़ को फिर दोबारा से जो है धकेला गया। एक यहाँ की खेती और ये सब जो है उससे फिर और तबाह हुई। तो कुल मिलाकर के अगर आप कहें तो जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, वो चाहे अंग्रेजों की रही, चाहे आजाद भारत की रही, वो पहाड़ की खेती और पशुपालन, ग्रामीण दस्तकारी को तबाह करने और अंततः यहाँ से जो है लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन के लिए लोगों को मजबूर करने की नीतियां रही हैं। और ये बात इसलिए इस बात को नहीं कहा जाना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ चूंकि शिक्षा थी और लोग पढ़े लिखे और उसके बाद नौकरी ढूंढने के लिए चले गए, उनको लगा कि अब मैं पढ़ लिख गया हूँ, नौकरी मिल जाएगी। बात ये नहीं है। बात यह है कि अगर बेहतर शिक्षा की व्यवस्था आज भी पहाड़ के अंदर हो जाए, अगर बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था आज भी पहाड़ के अंदर हो जाए और एक बच्चा जो दिल्ली में आकर के, कलकत्ता में आके, चंडीगढ़ में जाकर के 15,000 रुपए में काम कर रहा है, उसको अगर 5,000 रुपए महीने के इनकम का संसाधन अगर गांव में दिखने लग जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी 70% आबादी अभी भी लौट आएगी पहाड़ के अंदर। लेकिन उनको जो है कोई संरक्षण नहीं है, कोई खेती को लेकर के
या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है उनके लिए कोई रोजगार के संसाधन खड़े हों, इसको लेकर के कोई नीतियां बनती हुई नहीं दिखती हैं, कोई सरकार का संरक्षण नहीं दिखता है, और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, अपने बुजुर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा की जो है गारंटी उनको नहीं मिलती है। इसलिए जो है मजबूरी है कि लोग पलायन कर रहे हैं, और उससे बड़े पैमाने पर जो रह भी सकते थे वो भी वहाँ जो है नहीं रह पा रहे हैं और पलायन कर जा रहे हैं। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि एक ऐसा हिस्सा जिसने दिल्ली पलायन नहीं किया, जिसने कलकत्ता, बम्बई दूसरी जगहों में पलायन नहीं किया, लेकिन हमारी ही तराई में सिर्फ इसलिए पलायन कर लिया कि भाई हमारे बच्चे जो हैं पढ़ सकें, हमारे बुजुर्गों का इलाज हो सके। तो ये अगर व्यवस्थाएं पहाड़ में अगर होती तो मुझे लगता है कि उनको वो करने की फिर जरूरत नहीं थी, और ढेर सारे मैदानी क्षेत्र के लोग भी बेहतर शिक्षा के लिए और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए पहाड़ की तरफ आते, और इससे जो है वहाँ रोजगार के और नए अवसर जो है खुलने की तरफ जाते। तो इसलिए ये जो पहाड़ की खेती की जो तबाही है, आज बहुत बुरी स्थिति है। जो बीच वाला हिस्सा हमारा है, एक तो नदी घाटी के बड़े इलाके हमारे बांधों की भेंट चढ़ गए हैं, विद्युत परियोजनाओं की भेंट चढ़ गए हैं। जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, थोड़ा बहुत उनमें खेती हो रही है, और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, थोड़ा बहुत तमाम बंदिशों के बावजूद वहां पर हो रहा है। लेकिन बीच वाला हिस्सा हमारा बिल्कुल जो है वो तबाह हो चुका है। तो हमको जो है इस बात को जरूर देखना है कि बहुत बुरी स्थिति में हमारी खेती है, किसानी है। दूसरी बात ये रही है कि उत्तराखंड के अंदर दरअसल में क्या हुआ कि हमने किसी को किसान समझा ही नहीं। हमारी जो आंदोलनकारियों की भी समझ रही है लंबे समय तक, हमने वन आंदोलन लड़े, हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, दरअसल में जिसको हम वन आंदोलन कहते हैं, जिसको हम चिपको आंदोलन भी कहते हैं, जिसको हम पानी के आंदोलन भी कहते हैं, ये सारे आंदोलन अगर आप देखा जाए तो ये क्या थे? ये तो किसानों के विद्रोह थे, ये तो किसानों के संघर्ष थे। जब जंगलों की सीमा अंग्रेजों ने बढ़ाई और उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर जो है जंगल लोगों ने जलाए, तो वो कोई वन आंदोलन नहीं था, वो तो था किसानों का विद्रोह। क्योंकि जो उनकी खेती और पशुपालन वनों पर निर्भर था, उस पर जो है सरकार चोट कर रही थी, और इसके लिए किसानों का ये विद्रोह था। टिहरी रियासत के खिलाफ जो लड़ाई थी, तिलाड़ी की जो लड़ाई थी, ये सब तो किसानों के विद्रोह थे। लेकिन हमने जो है उनको हमेशा वन आंदोलन के रूप में, हमने उनको जनता के आंदोलन के रूप में जो है परिभाषित करना शुरू किया, और पहाड़ के किसान को हमने कभी किसान की श्रेणी में जो है रखा ही नहीं। वो जो भी लड़ाई लड़ता रहा, हम जनता की लड़ाई, वन की लड़ाई बोलते रहे। तो एक तो किसान की श्रेणी हमने मानी ही नहीं अपनी। तो और इसलिए कोई ऐसे मजबूत किसान संगठन भी जो है पहाड़ के अंदर कभी बने नहीं, और उसी का नतीजा है कि किसानों के इश्यूज को लेकर के कोई बड़ी लड़ाई जो किसानों के संगठन लड़ सकें, किसानों के किसान अपने जो है उन एजेंडों को लेकर के बड़े पैमाने पर संगठित हो सके, ये कभी हमारा नहीं हो पाया। तो ये मुझे लगता है कि इस दिशा में अगर हम लोग देखें, सोचें कि थोड़ा पहाड़ में कैसे अगर हमको करना है, तो देखिए इसके लिए ऐसी नीतियां बनाने वाली सत्ता ही आपको चाहिए। जनता को अगर आप कहें कि लोग खुद जो है सामूहिक परिवार बना लें, खुद जो है खेती में जुट जाएं, पलायन ना करें, ये संभव नहीं है। खेती कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर देखिए, आज खेती की जो हालत है, जब तक जो है खेती किसानी को सत्ता का संरक्षण नहीं मिलेगा, खेती किसानी आगे नहीं बढ़ेगी। और आज दुनिया के लेवल पर जो नीतियां बन रही हैं, वो नीतियां ये बन रही हैं कि बड़े पैमाने पर खेती किसानी से लोगों को बाहर करना है, और उन जमीनों पर बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का कब्जा कराना है, उत्पादन पर कब्जा कराना है। ये आज भारत से लेकर के पूरी दुनिया के लेवल पर पॉलिसी है। तो इसलिए जो है देखिए, आप तो हर जगह खेती जो है, यहाँ नहीं, अमेरिका में भी जिस अमेरिकी पैटर्न पर आज भारत की खेती को ले जाने की कोशिशें हरित क्रांति के बाद शुरू हुई हैं, और उसका ये 3 कृषि कानून बहुत चरम है, उन नीतियों का बहुत चरम है ये। तो उसका एक ही उद्देश्य है कि बड़े पैमाने पर खेती से जो है लोगों को बाहर किया जाए, और बड़ी कंपनियों का, मल्टीनेशनल कंपनियों का जो है दखल इसमें बढ़ाया जाए।
अभी अगर आप देखें तो ये जो कानून आए हैं, इन कानूनों के अगर अंतर्वस्तु को आप समझेंगे तो हो क्या रहा है कि इसी पिछले 10-12 साल के अंदर 12 साल के अंदर 2 बड़ी महामंदियां हम लोगों ने देख ली हैं। 2008 की मंदी दुनिया के लेवल पर, और अभी कोरोना संकट आने से पहले भी हमारी अपनी अर्थव्यवस्था इतनी भारी मंदी की तरफ जा रही थी, और कोरोना संकट के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर एक बड़ी भारी मंदी की तरफ गई है। और ये जो बड़ी मंदियां आ रही हैं, इन मंदियों से कैसे निपटा जाए, ये जहां सरकारें और पूरी दुनिया में लोग जो है इस पर विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए तो जो बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हैं दुनिया की, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन लोगों ने एक चीज तो इन मंदियों से सीखी है। उन्होंने सीखा है कि कितनी भी बड़ी मंदी आ जाए, उपभोक्ता माल की बिक्री बिल्कुल बंद हो जाए, कारखाने बंद हो जाएं, मार्केट खत्म हो जाए, लेकिन एक बाजार तब तक दुनिया में बना रहेगा जब तक मानव समाज इस पृथ्वी पर जिंदा है। वो है अन्न का बाजार, वो है खाद्यान्न का बाजार। ये बाजार कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए खाद्यान्न का उत्पादन और खाद्यान्न के बाजार पर अब जो है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों और देश की बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की नजर है, ताकि कम से कम कितनी भी बड़ी मंदी आ जाए, आदमी बिना मकान के रह जाएगा, वो जो है बिना संसाधनों के रह जाएगा, वो बिना कपड़े के भी रह जाएगा, लेकिन उसको जो है भोजन और पानी जरूर चाहिए। तो ये जो भोजन और पानी का बाजार है, अब इस पर कब्जे की लड़ाई है पूरी दुनिया में, और उसके लिए बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां अब मैदान में हैं, और सरकारें जो हैं इसी के लिए अब पूरी दुनिया में नीतियां बना रही हैं। तो भारत में ये जो 3 कानून आए हैं, कृषि कानून, ये भी जो है इन्हीं नीतियों का जो है वो है लागू करने का जो है भारत सरकार का ये काम है। तो ये जो 3 कानून अभी आए हैं, जिसके खिलाफ इतना बड़ा किसान आंदोलन हो गया है, तो दरअसल में देखिए तो ये किसान आंदोलन कोई बड़े किसानों का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन में सभी किसान हैं, गरीब भी हैं, मध्यम भी हैं, बड़े भी हैं। लेकिन मैं खुद देखिए, मैं 1986 से लगातार पंजाब जाता हूँ, और जब आतंकवाद के चरम का दौर था तब भी मैं पंजाब में किसानों के बीच जाता था। तब भी मैं उन इलाकों में भी जाता था जो आतंकवाद के बहुत चरम के इलाके थे। बहुत असुरक्षित रहते हुए भी हम लोग जो है गाँवों में घूमते थे, मीटिंगें करते थे, सभाएं करते थे, और आतंकवादियों और सरकारी दमन दोनों के खिलाफ जो है हम लोग बोलते थे। लेकिन आज तक जो मैं देखा हूँ कि पंजाब में जो लोगों को लगता है कि भाई वहां तो सब धनी किसान हैं, ये बहुत गलत धारणा है। पंजाब और हरियाणा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय 1942 से लेकर के 1952 के बीच पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, मुजारा आंदोलन। वो जो मुजारा आंदोलन था, मुजारा बोलते हैं ऐसे भूमिहीन किसान को जो खेती काश्त तो करता है लेकिन उसकी अपनी जमीन नहीं है, वो दूसरे की जमीनों पर करता है। जैसे हमारे यहाँ हम लोग खैकर होकर के करते थे, जो माल गुजारों और थोपदारों और प्रधानों की खेती को। तो ऐसे जैसे हम खैकर थे, उसी तरीके से वहाँ जो है उसको मुजारा बोलते थे। तो मुजारा जो है का इतना जबरदस्त आंदोलन था कि पटियाला की जो सेना है, उसकी तोपों से 3 दिन तक मुकाबला किया था एक गांव में किसानों ने। और 18 लाख एकड़ जमीन, ये जो पंजाब हरियाणा का बड़ा हिस्सा है, उसमें बड़े जागीरदारों और राजाओं की जो है किसानों, ये जो मुजारा किसान थे, इन लोगों ने जो है कब्जा की। और 1952 में जब वहां पहला चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में इन्होंने लाल पार्टी बना करके जो है चुनाव लड़ा। 4 लोग इनके जीत गए। सरकार बनने की स्थिति ना कांग्रेस की थी ना अकालियों की थी। जिसको ये 4 लाल पार्टी वाले समर्थन देते, उसकी सरकार बननी थी। और उन्होंने ये सरकार से उन्होंने ये कहा कि जो इस 18 लाख एकड़ जमीन पर मालिकाना हक देगा, उसको हम समर्थन देंगे। अकालियों ने ये किया और लोगों को मालिकाना हक मिला। तो ये बहुत छोटे किसान हैं, ज्यादातर 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़ के किसान हैं। और उनमें से मैं बताऊं कि मैं जिन इलाकों में जाता हूं, जैसे मानसा जिला है अकेला,
वहाँ करीब 1600 जो है विधवाएं हैं जिनके पतियों ने आत्महत्या कर ली है। कर्ज में डूबे हुए किसानों ने, कर्ज चुकाने की स्थिति नहीं है। ये हरित क्रांति ने जिस तरीके के उत्पादन लागत वहाँ बढ़ाई है और वहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बिकने के बाद भी खेती जिस तरीके से घाटे की हो गई है, क्योंकि लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप इस बात को देख लीजिए, बीज बचाओ आंदोलन हमारे यहाँ आप लोग चलाते हैं, लेकिन बीज बचाओ आंदोलन का ही के ही नजरिए से भी आप देखें तो आज ये जो इस देश के अंदर करगिल और मोसोंटो जैसी जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने बीज बाजार पर हमारे 75% कब्जा कर लिया है और आज शिमला मिर्च का बीज 1.5 लाख रुपए किलो हमको खरीदना पड़ रहा है। आज गोभी का बीज हमको 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है। तो ये जो स्थितियां बन गई हैं कि भाई पूरे खाद्यान्न के बाजार, बीज बाजार, ये सब पर बड़ी कंपनियां जो है कब्जा करने की तरफ बढ़ रही हैं। तो उसके लिए ये सरकारें जो है इन नीतियों को लाई हैं। इसलिए ये जो 3 कानून है, इसमें से एक कानून तो है जो कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर हमारी जमीनों को, हमारे उत्पादन को कॉर्पोरेट का अब गुलाम बनाने जा रहे हैं। तो वो इसलिए ऐसे बनाने जा रहे हैं कि जैसे आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट खेती का अनुभव हम लोगों को काफी है देश भर में। पेप्सिको का मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि पेप्सिको ने एक FC5 आलू का जो है वो उत्पादन करवाता है, जिसके वो चिप्स बनाती है, और उस पर उसने जो है 9 किसानों के खिलाफ गुजरात में अभी 1.5 साल पहले, 2 साल पहले उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया था कि आपने हमारे करार को तोड़ा है और इसलिए 6.5 करोड़ रुपए का जो है आप हर्जाना भरिए। तो करार क्या होता है? कंपनी कहती है कि बीज हम देंगे, बीज का पेटेंट कंपनी का होता है। कंपनी कहती है कि भाई आपको उत्पादन की सारी चीजें हम खाद देंगे, बीज देंगे, जुताई का पैसा देंगे, सिंचाई का पैसा देंगे, हर चीज हम दे देंगे आपको। तो वो जो कंपनी देती है वो किसान पर कर्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट खेती में, और फिर कंपनी कहती है कि आप जो उत्पादन करोगे वो उत्पादन आप सिर्फ हम ही को बेचोगे, कहीं बाहर नहीं बेच सकते हो, क्योंकि वो उसके पेटेंट का बीज होता है। अब लेकिन कंपनी जो खरीदेगी वो एक मानक के अनुसार खरीदेगी, वो मानक बता देती है। तो अब मानक मान लिया जाए उसका चिप्स एक खास साइज के आलू का बनता है। अब पूरा आलू उसी साइज का होगा, ये तो किसान के हाथ पर नहीं है, लेकिन कंपनी सिर्फ उसी साइज का आलू खरीदेगी या उसी गुणवत्ता के उत्पादन को खरीदेगी, और बाकी अगर उस गुणवत्ता का नहीं होता है तो कंपनी कहेगी कि इसको नष्ट कर दो, उसको आप ना बेच सकते हो ना किसी दूसरे को दे सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि पूरा उत्पादन और जमीन जो है वो कॉर्पोरेट की गुलाम बन जाती है। कॉर्पोरेट जो है का अगर जो है 2 फसल 3 फसल किसान को ऐसे नष्ट करनी पड़ गई तो किसान कॉर्पोरेट के कर्ज के नीचे दब जाता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती कानून है उसमें फिर ये प्रावधान किया गया है, प्रधानमंत्री सरकार कह रही है कि नहीं जमीन तो किसानों के नाम रहेगी, लेकिन ये बात साफ जान लेनी चाहिए कि इसमें इन्होंने ये प्रावधान किया है कि जो लागत का कर्ज कंपनी का किसान पर जुड़ेगा उसकी वसूली के लिए जो है राजस्व नियमों के तहत वसूली की जा सकती है। और राजस्व नियम का मतलब है कि तहसील से जमीन की कुड़की करवाना, और कुड़की जब होगी तो बोली बड़ी से बड़ी वही कॉर्पोरेट कंपनी जमीन की लगाएगी और अंततः सारी जमीनें का वो धीरे धीरे मालिक बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी खेती को धोखे से जो है कॉर्पोरेट का गुलाम बनाना और अंततः फिर उसी के पास पहुंचा देने का ये पूरा प्रावधान इसमें किया गया है। जो दूसरा कानून है जो जिसको मंडी कानून लोग जो है सरलता से किसान समझता है कि भाई एक पैरेलल मंडी है सरकार बना रही है, तो सरकार कह रही है कि भाई MSP लागू रहेगी। MSP को हमने छेड़ा ही नहीं है। तो MSP के बारे में एक तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि भाई MSP पे खरीद वही होती है और वही सरकारें करती हैं जिन राज्य सरकारों से केंद्र सरकार खरीदे गए उत्पादन को FCI के जरिए खरीदने की गारंटी करती है और किसानों से खरीद के लिए राज्य सरकारों को कैश क्रेडिट रिजर्व बैंक के जरिए दिलवाती है। बिना इसके राज्य सरकारों की न क्षमता है MSP पे खरीदने की और ना ही जो है राज्य सरकारों की क्षमता है कि वो उतने उत्पादन का जो है विपणन कर सकें। तो इसलिए ये जो MSP का सिस्टम है, ये MSP का सिस्टम
इस बात से जुड़ा हुआ है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पहले कैश क्रेडिट दिलाएगी बैंक से, उस कैश क्रेडिट से राज्य सरकारें मंडियों के जरिए किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगी और फिर उस फसल को केंद्र सरकार FCI के जरिए खरीदेगी और वो फिर हमारे देश के गोडाउनों में जाएगा। लेकिन ये जो कानून है, ये कानून एक पैरेलल मंडी उसके बाहर बनाने की बात करता है और उसके बाद राज्य सरकारों को जो कैश क्रेडिट मिलता था उसको वो खत्म हो जाएगा। वो अगर खत्म हो जाएगा तो सरकारी मंडियां होते हुए भी राज्य सरकारें किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद पाएंगी और वो फसलें जो है FCI के गोदाम में जाने के बजाय वो अदानी के गोडाउनों में चली जाएंगी। और ये आप देख सकते हैं कि पिछले 6 साल के दौरान मोदी रिजिम में इस देश के अंदर एक नया FCI का गोदाम नहीं बना, एक FCI के गोडाउन की रिपेयरिंग नहीं हुई, बल्कि 3 दर्जन के आसपास इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के चहेते अदानी के इतने बड़े गोडाउन बन गए हैं कि जिनकी क्षमता, भंडारण क्षमता लगभग 12 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न से ज्यादा की भंडारण क्षमता के बड़े गोडाउन हमारे देश के बैंकों के ऋण, बैंकों से पैसा लेकर के और सरकारी जमीनें कौड़ियों के भाव लेकर के जो है मोदी सरकार ने अदानी का करा दिया है। तो ये पूरी साजिश जो है असल में इस कानून के आने से पहले ये लगातार चल रही है ताकि हमारे खाद्यान्न के भंडारण पर FCI खत्म हो जाए, हमारा जो है PDS सिस्टम खत्म हो जाए और PDS सिस्टम के साथ साथ जो है जो नीचे हमारा जो वो है वितरण वगैरह का जो है विपणन का है वो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाए। तो ये दूसरा कानून कहता है। और तीसरा कानून तो और खतरनाक है क्योंकि ये आवश्यक वस्तु अधिनियम को इस कानून के जरिए इन्होंने खत्म कर दिया है। अब इमरजेंसी की स्थिति में ही ये कह रहे हैं लागू होंगे। और दूसरा ये जो इन्होंने आलू, प्याज, आपका जो है तिलहन, दलहन सबको जो है उससे आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर निकाला है। तो इसका मतलब तो बड़ा खतरनाक है। इसका मतलब यह है कि आप जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म करके आप जो जीवन के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं खाद्यान्न, आप उसको जो है उपभोक्ता माल की श्रेणी में तब्दील कर दे रहे हैं। तो ये आज ये जो नया कानून है, ये नया कानून दरअसल में उस जो जीवन के लिए आवश्यक चीजों का जो संरक्षण था सत्ता की तरफ से, जिसको संरक्षित किया गया था कि ताकि आम आदमी तक जीवन के लिए जरूरी खाद्यान्न पहुंच सके, उस जरूरी खाद्यान्न को भी उपभोक्ता माल में तब्दील करके पूरा कॉर्पोरेट की मनमर्जी से जो है उसकी कीमतें तय करने की छूट और बड़े पैमाने पर भंडारण की छूट उनको जो है दी जा रही है। तो इसके चलते क्या होना है कि हमारे देश के अंदर आप देखिए आने वाले समय में अगर ये कानून रह गए तो ये कानून हमारी खेती को, हमारी किसानी को, हमारे अन्न भंडारण को और हमारे अन्न के वितरण के पूरे सिस्टम को जो है खत्म करके चंद कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियों का गुलाम बना देगी। अभी मैं आपको बताऊं कि जो करगिल कंपनी है अमेरिकन, वो उसने भी इसी तरीके से जैसे इसके गोडाउन बने हैं अडानी के, ऐसे ही वो मक्का के स्टोरेज के लिए जो है गोडाउन बना रहा है और भारत के मुर्गी का जो दाना है, पशु आहार है, उसके पूरे बाजार पर वो एकाधिकार करने जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है इस देश के अंदर चल रही हैं। तो किसान आज जो सड़कों में आया है वो इन सारी चीजों के लिए आया है। किसान आज सिर्फ अपने लिए नहीं आया है, बल्कि किसान जब कह रहा है कि 3 कृषि बिल, तो वो 3 कृषि बिल में एक तो आवश्यक वस्तु अधिनियम है जिसको खत्म किया गया है, ये कोई कृषि बिल नहीं है। ये इस देश के 90% लोगों की जो खाद्य सुरक्षा है, इस खाद्य सुरक्षा के सवाल को जो है किसानों ने अपने आंदोलन का बड़ा एजेंडा बनाया है। इसी तरीके से जो बिजली सुधार कानून, जिसमें जो है बड़ी कंपनियों को और एक बीपीएल परिवार को एक ही रेट पर बिजली देने का प्रावधान किया गया था, ये भी जो है ये पूरे देश के लोगों के लिए, पूरे आम आवाम के लिए जो है ये एजेंडा किसानों के आंदोलन का है। तो इसलिए ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये इस देश की एक ऐसी आबादी जो 55% आबादी आज भी हमारी खेती पर निर्भर है, और इस 55% आबादी में से इस कॉर्पोरेटीकरण की नीतियों के कारण
भारत सरकार लगभग 50 करोड़ लोगों को खेती किसानी से बाहर करने की साजिश करने जा रही है। हमारी खेती को और भंडारण को और अन्न के इसको जो है जो गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। तो इस पर जो है ये हमला है, इसी के खिलाफ लड़ाई है जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप जल्दी से, फिर वक्त ज्यादा हो रहा, अगर आप इसे थोड़ा जल्दी नहीं, हो गया कंप्लीट। तो बहुत विस्तार से शर्मा जी ने, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये पिछले अनेक सालों से इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और ये इन कानूनों की भी असलियत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब हमारे बीच में मल्लिका है और मैं मल्लिका से उन्होंने जो विरोध किए हैं, क्योंकि अंततः हमको जब हम जनता के तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि पहाड़ की खेती को रिवाइव कैसे करें और उसको महिलाओं द्वारा ही किया जाना, सारी अर्थव्यवस्था हमारी महिलाओं के ही कंट्रोल में है। तो मैं मल्लिका से कहूंगा मल्लिका अनम्यूट करो अपने आप को मल्लिका। मल्लिका शायद नहीं आ पा रही हैं। शंकर कहीं हो? शंकर, ये सब रिकॉर्ड हुआ क्या? इसमें से मुद्दे निकल जाएंगे कि कुछ और बातचीत करें? हमारी आवाज नहीं सुनाई। हम आगे बढ़ सकते हैं। तो खैर मैं फिलहाल इस चर्चा को आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि अगर आप रवि कुछ बोलना चाहेंगे रवि? हाँ, मैं कुछ ही मिनटों में जाना चाह रहा हूँ। तो जो आपने कहा था कि क्या इस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए, तो पहाड़ के क्षेत्र को लेकर Shankar, can you mute yourself because there's too much disturbance from your side. Thank you. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहाड़ के संदर्भ में सबसे जरूरी बात इस वक्त ये है कि पहाड़ के किसानों को संगठित तो करें पहले। That's the first requirement. दूसरा ये है कि जो हमने आज से 20-30 साल पहले जो बातें कर रहे थे कि पहाड़ के प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व स्थानीय समाज के पास होना चाहिए, ये हमारा एक मुद्दा है। और उसमें अगर पहला कदम लें तो वो है कि पंचायती राज के जो अधिनियम है उसको ईमानदारी से लागू किया जाए एज ए फर्स्ट स्टेप। तीसरा ये है कि कृषि में निवेश होना चाहिए सरकार की ओर से, कृषि में क्रेडिट फैसिलिटी देनी चाहिए किसान को। कृषि में जो हमारे यहाँ देखिए दो परिस्थितियां हैं कि गांव खाली हो चुके हैं, परिवार खाली हो चुके हैं, और साथ साथ जो मौसम की मार पड़ रही है, इन दोनों के आधार पे हमको कृषि का उत्पादन फिर से बढ़ाना है। उसके लिए एक नए सतत कृषि के ज्ञान की भी जरूरत है। वो ज्ञान है हमारे पास, हमारे किसानों के पास ही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाले इंस्टीट्यूट के पास जाएं, लेकिन वो ज्ञान आम समाज में फिर से बांटना होगा और सरकारी मंडियों पर दबाव डालना होगा कि आपको हर किसान से जो उसका उत्पाद है, चाहे वो अनाज हो चाहे वो फल हो, वो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदना है। और गांव को वो सरकारी मंडियों से जोड़ना है। अब पुरुषोत्तम जी मुझसे बेहतर जानते होंगे, मेरा अंदाजा है कि पूरे राज्य में लगभग 27 मंडियां हैं, सरकारी मंडियां, जबकि 15,000 गांव हैं।
तो कैसे उत्पादन पहुंचेगा इन मंडियों में? तो ये मेरे कुछ सुझाव हैं कि अगर हम ये करेंगे, जैसे बीजू भाई ने तो और भी आगे बढ़कर ये कह दिया कि सामूहिकता बढ़ानी है, पर पहले अगर ये हो जाए तो लोग शायद वापस भी आए, तब फिर हम बात करेंगे सामूहिकता की। धन्यवाद। सॉरी मल्लिका फॉर हैविंग टेकन योर टाइम। नहीं, धन्यवाद रवि। मल्लिका, मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करो अपने आप को। मेरी आवाज आ रही? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ, सुनाई दे रहे? हाँ, अब सुनाई दे रहा। तो मल्लिका, मैं जो तुम्हारे सामने बात, मेरा तुमने सवाल सुन लिया था क्या, जो मैंने कहा? नहीं सुना। नहीं, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे अपने प्रयोग हैं महिलाओं को लेकर, मुनस्यारी के उस इंटीरियर में तुम काम कर रही हो, अपने उस अनुभव के बारे में, और कैसे हम कृषि को रिवाइव करें पहाड़ में, इस बारे में हम तुमसे जानना चाहेंगे, और आगे हम इस चीज को कैसे और आगे ले जा सकें। इन 2-3 लोगों को तुमने बड़े विस्तार से सुन लिया। अगर तुम्हारा इंटरनेट ठीक से काम कर रहा है। मैं कहना चाहूंगी, मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं आप सबकी बातें सुन नहीं पाई, बहुत कम सुन पाई, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन काफी बुरा है। पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, हम छोटे किसान, हम सीमांत में रहने वाले लोग उनका पूरा समर्थन करते हैं। और समर्थन करने का बहुत ही सरल और सीधा कारण है कि पहले तो आप इस तरह की कृषि को स्थापित करते हो जहां कुछ प्रदेशों को आप पूरी जिम्मेवारी दे देते हो कि देश भर के लिए पहले आप अनाज बनाएं और उगाएं, और उन्होंने किया। पूरी व्यवस्था, पूरी कृषि प्रणाली को आपने उसी ओर विकसित किया और धकेला। अब अचानक आप कह रहे हो नहीं ये नहीं चलेगा, अब तो हम दूसरा किस्म लाएंगे, और पूरा दोष जैसे कि किसानों पर डाल दिया गया है, जिससे हमें तो बहुत ही आपत्ति महसूस होती है। हमें लगता है कि वाकई अगर सरकार कृषि की बड़ी परिस्थिति को बदलना चाहती थी तो वो विविधता का जो एक रहा है, जैसे कई वक्ताओं को मैंने बहुत ही छोटे हिस्सों में सुना, पहाड़ों में उदाहरण के लिए हमेशा ही अन्न सुरक्षा और विविधता पर जोर था। हमारे यहाँ चीना, कोनी, मुनस्यारी का ही क्षेत्र ले लीजिए, तरह तरह के मडुआ, धान तक हमारे यहाँ होता है। हालांकि हम बहुत ही उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं, तो विविधता हमारे कृषि का एक मूल मंत्र था, जिसको एक तरह से पंजाब और हरियाणा जैसी जगहों पर तोड़ा गया और उसका कोई वैकल्पिक इलाज नहीं दिया गया। दूसरा, हमें लगता है कि पहाड़ों की परिस्थिति को देखते हुए, जहाँ 61% से ज्यादा हमारे जंगल है, जहाँ कृषि योग्य भूमि अगर मुनस्यारी जैसे क्षेत्र में देखें तो मात्र 4% है। अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ कृषि पर जोर दें तो नहीं चलेगा। जैसे कि और वक्ताओं ने कहा, कृषि के साथ पशुपालन बहुत ही एक अभिन्न अंग है, क्योंकि वनों और उसमें वन, जैसे ये भी कहा गया, कृषि, वन और श्रम, तीनों चीजें एक तरह से एक संस्कृति, एक कृषि संस्कृति का हिस्सा था। मुनस्यारी जैसे क्षेत्र में आप देखें तो हमारी वनों पर निर्भरता इतनी तीव्र है, पर उसको भी उधेड़ा जा रहा है। अब ये जो उधेड़ने का सिलसिला है, मुझे लगता है उस पर थोड़ी सी सरकार को भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मुनस्यारी जैसे क्षेत्र में हर दूसरे, तीसरे, 5वें साल बाढ़ आता है, और उत्तराखंड की भी कहानी वैसी ही है। जैसे बाढ़ आया वैसे आपकी अन्न सुरक्षा गोल गई, सड़कें टूटी, और लोग जो जहां पर हमारे लिए अन्न की कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, अब भूखमरी की मार हमें सहनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने पूरे इलाके को एक पीडीएस सिस्टम कहिए, जो भी कहिए, हमें दूर दराज के बाजारों पर निर्भर कर दिया। जो हमारी पहले ताकत थी कि हम अपने लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, अब अचानक अगर पीडीएस का राशन नहीं आया तो भुखमरी की कगार पर लोग पहुंच जाते हैं। दूसरा जो हम कह रहे हैं, सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। आप देखिए वन पंचायतों का हाल क्या किया जा रहा है। यहाँ पर पशुपालन और कृषि दोनों बहुत ही नजदीकी रिश्ते वाला एक व्यवसाय है। लोग पशु इसलिए पालते हैं क्योंकि अगर 4% पर आपको एक इलाके में जीना पड़े कृषि योग्य जमीन पर, तो नहीं हो सकता। 60% हमारे घाटी का ही वन पंचायतें हैं। तो वन पंचायतों पर जो हमारी निर्भरता थी,
उसको भी उधेड़ा जा रहा है, क्योंकि वन पंचायतों को वन विभाग धीरे धीरे अपने गिरफ्त में ले रहा है और वही प्रोजेक्ट्स चलाना, कैंपा का पैसा उसमें डालना, निर्माण का काम उसमें करना, पहले JFM था, तो उस तरह की जो गतिविधियां हैं उस पर सवाल हमारे हैं और हमारा विरोध है, सरासर विरोध है। और तीसरी चीज, पलायन की बात होती है, कहा जाता है कि पुरुष चले जा रहे हैं, प्लेन्स में जा रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं भी अलग हैं, महिलाएं तो यही हैं। मुंशियारी जैसे क्षेत्र में पलायन भी नहीं हो रहा है और महिलाएं अभी भी कृषि में इन्वॉल्व्ड है, पर क्या वो किसान के दर्जे में अभी भी लाई गई हैं? क्या भूमि उनके नाम पर है? क्या ये सारी सरकारी स्कीमें छोटी मोटी जो भी हो उसका लाभ क्या महिलाएं उठा पाती हैं? तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के सामने, ये उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड सरकार दोनों के सामने ये चुनौती है कि अगर आप अन्न सुरक्षा को फिर से स्थापित करना चाहते हो तो आपको कृषि में विविधता को बनाए रखना होगा। जो यहाँ पर अब धकेला जा रहा है कि आप कैश क्रॉप्स उगाएं या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यानी हॉर्टिकल्चर करें, जैसे हिमाचल और कश्मीर के तर्ज पर करें, तो जो हमारी मुख्य ताकत रही है और महिलाओं के कंधों पर वो ताकत रही है, जहां विविध तरह के अनाज उगाया करते थे और सुरक्षा बनाए रखते थे, उसको हम अगर स्थापित करना चाहते हैं तो महिलाओं को कृषि का अधिकार देना जरूरी होगा। तो अंत में मैं यही कहूंगी, जो हमारे अनुभव रहे हैं और जिससे हमने ताकत पाई है, नंबर 1, और जो और वक्ताओं ने भी कहा है, कृषि एक जीवन शैली से जुड़ी हुई है, कृषि एक भौगोलिक परिस्थिति का अंजाम है, और अगर आप उसका स्वरूप बदलने का कोशिश करोगे जबरदस्ती और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर उसी ओर धकेलोगे जहां आप सिर्फ मार्केट की जरूरतों को पूरा कर रहे हो, तो एक इलाके का उधड़ना स्वाभाविक है। दूसरा, अगर हम वन पंचायतों को और हमारी निर्भरता जो उस पर रही है कृषि के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि 1 यूनिट कृषि का, उसके लिए आपको 4 यूनिट वन के चाहिए, तो वनों को ज्यादा मजबूत करें, लोगों के अधिकार उस पर बनाएं, कृषि भूमि के लिए, बल्कि कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि कृषि का जो कृषि योग्य भूमि है उसका भी विस्तारीकरण करने की जरूरत है। और आखिरी में ये कि महिलाओं को आप बराबरी का दर्जा दें, कृषक की पहचान दें, भूमि अधिकार दें, तभी मुझे लगता है उत्तराखंड में कृषि स्थापित हो पाएगी और वो जीवन शैली बरकरार रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद मलिका, बहुत ज्यादा तुम्हारा इंटरनेट ने धोखा नहीं दिया, हालांकि बीच में आवाज कटती रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुमने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने, महिलाओं के पास जमीन नहीं होने का जो मुद्दा उठाया। तो बिजू भाई, एक कोई और जाते जाते कोई और कोई बात आपके दिमाग में आ रही है क्या? हाँ, मैं 2 बातें रखना चाहूंगा, क्योंकि हम इस तरह की बैठकों से जरूर सरकार के लिए रिकमेंडेशंस कि सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मुझे फिलहाल तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं लगती कि वो इन सुझावों को मानेगी। तो मेरा आग्रह ये रहेगा कि हम सरकार को रिकमेंडेशन भले ही करें कि सरकार को ये करना चाहिए, लेकिन हम लोग खुद क्या कर सकते हैं, हम एक वो भी तैयार करें। उदाहरण के लिए, जब नहीं, हम सरकार के पास नहीं जा रहे हैं। नहीं बिजू भाई, हम जो है सरकार के पास फिलहाल नहीं, हम तो जनता, संवाद जनता से ही करना चाह रहे हैं। सरकारों पर हमारी इस तरह की निर्भरता नहीं है, और वो हम देख चुके हैं राज्य बनने के बाद भी कि सरकारों ने तो नहीं सुनना है, लेकिन हम अपनी जनता के बीच में तो ये मुद्दे ले जाएं, उनको तो समझा सकें कम से कम। हाँ नहीं, वो आपने ठीक कहा, लेकिन हम वो इस तरह की मांग तो रख ही रहे हैं ना कि सरकार को ये करना चाहिए और सरकार को वो करना चाहिए, है ना। लेकिन मैं जो कहने वाला था कि हम अपने लिए जरूर, उदाहरण के लिए हम जैसे बीज बचाओ आंदोलन में कहते हैं कि आप बीजों को लेकर आप ये तय कर लो कि हम अपने ही बीज उगाएंगे चाहे जो कुछ भी हो। तो ये बहुत जरूरी है, और मैं फिलहाल यही कहना चाहूंगा कि हम अपने लिए भी कुछ नियम जरूर बनाएं। धन्यवाद बिजू भाई। और शर्मा जी, जाते जाते अंतिम आप भी कुछ, अगर कुछ छूट गया हो, मैंने माफ कीजिए, मैंने आपको रोका, इतना महत्वपूर्ण आपका व्याख्यान था, कोई कुछ चीजें आपको लगा कि बहुत जरूरी छूट गई है, क्योंकि ये हमें नहीं, अभी ये जो 3 कानून आए हैं,
इसमें जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून के खत्म होने के बाद, क्योंकि हमारी पहाड़ की खेती, हमारा उत्पादन तबाह हो चुका है, और जैसा मल्लिका जी ने भी बताया कि भोजन के लिए अब पहाड़ का बड़ा हिस्सा हमारा जो है वो पीडीएस सिस्टम पर निर्भर हो चुका है। तो ये एक कानून पीडीएस सिस्टम को खत्म करने जा रहा है, और इसके चलते पहाड़ आने वाले समय में खाद्यान्न के बड़े संकट का सामना करेगा, क्योंकि फिर खाद्यान्न उनको उपभोक्ता माल के रूप में मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा। तो इसलिए इस सवाल को हमको जरूर जो है इन 3 कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई के साथ जोड़ करके किसानों को जरूर समझाना चाहिए, पहाड़ के लोगों को समझाना चाहिए, ताकि लोग जो हैं इस आंदोलन के साथ अपनी एकजुटता दिखा सकें और इस लड़ाई को लड़ सकें और अपनी खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित कर सकें। धन्यवाद शर्मा जी। हो गया। और इस बारे में तो खैर हमको किसी में भी कोई मतभेद नहीं है, हम सारे लोग एक मत हैं कि अपने अपने स्तर से इस किसान आंदोलन को जितना भी हम समर्थन दे सके हमको देना चाहिए, लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। तो आज थोड़ी गड़बड़ सब इंटरनेट ने सब लोगों से के साथ करी, हमारे विशेषकर शंकर गोपालकृष्णन और विनोद बडोनी के साथ। तो शंकर भाई जो है इसको रिकॉर्डिंग इसकी देखकर इस पर से मुद्दे निकाल ही लेंगे और फिर हम अगले चरण की बातचीत में जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सभी को प्रणाम।